सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग किसान भाइयों, किसान साथियों। आप लोग जो है हमारा एक वीडियो देखे होंगे धान के खेत में मछली पालन, कैसे हम धान के साथ साथ और भी अधिक उपयोगी चीजें लाभ ले सकते हैं, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा साथियों। यदि नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका बल्कि लिंक आप लोगों को डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा साथियों। और आज हम आपको लाए हैं साथियों गेहूं के खेत में। हम आपको गेहूं का खेत तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप गेहूं के साथ क्या चीज प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है साथियों कि हम एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी ले सकें। हम अपने किसानों को यही चीज बताते रहते हैं कि अपनी आय किस प्रकार से बढ़ाएं, कैसे क्या करें। तो दोस्तों देखिए, गेहूं सबसे पहले हम गेहूं की बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि आप क्या चीज गेहूं के साथ बुआई कर सकते हैं। तो देखिए, गेहूं का फुटाव हो चुका है और जबरदस्त फ्रूटिंग जो है साथियों इस पे इस बार आई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि यह कौन सी वैरायटी है गेहूं की, और इसमें कब खाद डाला गया था, कब इसकी सिंचाई की गई थी, साथ ही साथ घास की कौन सी दवा छिड़काव की गई थी, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग इस गेहूं को देखिए और साथ ही साथ बगल के इस गेहूं को देखिए, जहां पे कि हम कई बार बताते हैं, थोड़ा सा हम कहेंगे कैमरामैन से कि कैमरा थोड़ा सा नीचे करके ये चीज दिखाएं हमारे किसानों को कि खाद फेंकते समय या सिंचाई करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि आपकी फसल को देखिए ये लाइन पूरा पालट पड़ गया है साथियों। पालट यानी यहाँ पे खाद की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर पड़ी है, और जहां पड़ी है वो जगह जो है ज्यादा उभार पे है साथियों। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है साथियों कि जब आप सिंचाई करते हैं, मान लीजिए गेहूं बुआई के 20 से 22 दिन के भीतर भीतर हर हाल में आप सिंचाई कर दीजिए गेहूं की। और गेहूं कौन सी वैरायटी साथियों, यह कनक सोना नाम से आती है गेहूं जो है, या फिर कह लीजिए श्री राम गोल्ड की वैरायटी आती है, आप उसको लगाया करिए साथियों। इसका है क्या कि मान लीजिए 2 पानी भी 3 पानी भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी वाली जगहों पे आप लगा सकते हैं। इसी साथ बुआई दोस्तों देखिए, यदि आपके यहाँ धान की खेती होती है तो मैंने हमेशा कहा है कि धान में जब भी आप डीएपी डालते हैं साथियों, जो कि डाई बोलते हैं कई लोग इफको की, उसको बोलते हैं डीएपी। तो डीएपी की एक ये चीज थोड़ी सी खराब होती है दोस्तों कि जब आप धान के सीजन में डालते हैं उसको, तो वो पूरी तरह से अपनी क्षमता से नहीं उपज दे पाती। क्योंकि डीएपी जब खाद आप डालते हैं दोस्तों, तो उसको गलने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। तो धान जो है जब आप भी डालते हैं तो 1 महीने बाद ही डालते हैं डाई उसमें, तो पूरी तरह से उसका धान जो खुराक नहीं ले पाता है। लगभग 40% ही खुराक धान ले पाता है, बाकी का 60% आपके खेतों में रह जाता है। तो उसका उपयोग, और प्लस खेतों में हमारे गेहूं के सीजन में जानते हैं आप लोग कि खेत गेहूं में जो है मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर वगैरह का विशेष, मतलब कह लीजिए कि पौधे को जो है खुराक, इसका पूरा भोजन, जैसे हम लोगों का दाल चावल आटा साथियों, ये सब चीजें हैं जो हमारी खुराक है। जब हमें वो चीज मिलेगी तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। उसी प्रकार से गेहूं को भी साथियों जब पूरी खुराक मिल जाएगी तो स्वयं आपका गेहूं बता देगा कि किस प्रकार का है, कैसा आपने इसका उपज ले सकते हैं। देखिए, मैं इस गेहूं में बता देता हूं कि मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले जब यह 20 से 22 दिन का हुआ था साथियों, मैंने तुरंत ही इसको सिंचाई कर दिया था। सिंचाई करने के साथ साथ मैंने इसको 2 से तीसरे दिन के बाद जब पैर इसमें रखने लायक हो गया था, तुरंत ही इसमें जो है इफको की यूरिया का छिड़काव किया था साथियों। और साथ ही साथ उसमें मैंने जिंक मैग्नीशियम कार्बन बोरान, माफ कीजिएगा, जिंक मैग्नीशियम बोरान करके एक आता है साथियों, उसके साथ साथ सल्फर और पोटास का विशेष मैंने प्रयोग किया था। करने के बाद किया क्या, मैंने इफको की यूरिया डाल दी, उसमें फेंट के मिला के थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसमें कर दिया छिड़काव साथियों। और जब यह उभरने लगी तो लगभग 5 से 7 दिनों बाद जब गेहूं उभार पे आया, तो साथ ही साथ घास भी जो मेरी इस खेत में थी साथियों, खरपतवार जो थे वो भी थोड़े से उभार पे आए। तो मैंने उस समय जो है टोटल एक दवा आती है साथियों, उसका डोज बनता है, एक डिब्बा जो है लगभग 390, कहीं 400 का भी मिल जाता है। तो उस डिब्बे का घोल बनाया मैंने, 5 लीटर पानी लिया, उसको दोनों को पूरी तरह से घोल के, और 15 लीटर का टैंक आता है, उस टैंक में 1 लीटर जो है डाल के, और बाकी के 14 लीटर पानी डाले थे टैंक में, और साथ ही साथ छिड़काव कर दिया था। अच्छा, हमारे कई किसान कहते हैं कि जैसे 1 एकड़ का डोज होता है, तो क्या उसको अगर हमारा मान लीजिए एक ही लोटे में पूरा हो जाता है, तो क्या हम दूसरे लोटे फिर इसमें मारे? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप टोटल का प्रयोग दोबारा उसी जगह पे कर देते हैं, कि टोटल की खासियत ये होती है कि आपकी गेहूं को भी वो दबा देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, उसका डोज बना हुआ है कि आपको 14 लीटर पानी यदि आप 1 बीघे नहीं 10 बीघे में भी मार देंगे, 1 लोटे का डोज यानी 14 लीटर पानी के साथ, तो 10 बीघे में काम कर देगा। अब क्षमता आपके ऊपर यह है कि आप कैसे मारते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर मारते, केवल हवा में उड़ाते चले जाएंगे दोस्तों, तो वह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसके बाद हम लोगों ने गेहूं की दवा की छिड़काव किया। फिर उसके बाद साथियों
दवा ज्यों ही काम करती है लगभग 10 दिनों तक एकदम घास को नीचे दबा के बैठा देती है, ज्यों ही चल देती है। फिर दूसरे महीने में मतलब 1 महीने के बाद फिर दोस्तों मैं गेहूं में फिर से सिंचाई देता हूं, और फिर सिंचाई देने के बाद दोस्तों मैं लगभग आधे केजी से भी कम, 20 से पीछे मतलब मैं खाद जो है इसको केवल यूरिया दे देता हूं साथियों। उसके बाद ये फुटाव पे आ जाती है, और अब आप देखेंगे इसकी फ्रूटिंग हो चुकी है, देखिए। और अभी तो नहीं, अभी लगभग 10 दिन 12 दिन के बाद अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जबरदस्त इस पे फ्रूटिंग होगी, और आपको मेरे खेत में सिर्फ और सिर्फ गेहूं की बालियां ही दिखेंगी और कुछ भी नहीं। मतलब इसका ये सब गायब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब हवा चलने लगती है तो ये सब गायब हो जाता है। तो ये रही प्रक्रिया पूरी, मैंने बताया आप लोगों को जो है। और साथ ही साथ यदि आप खरपतवार के लिए डालना चाहते हैं तो एक साफ या सफिलाइजर यूपीएल का प्रोडक्ट है दोस्तों, आप उसका प्रयोग किया करिए। यूपीएल का सफिलाइजर करता क्या है कि उसमें आप जब उसका पैकेट ही देखेंगे तो कहिए तो मैं इसका जो है लगा देता हूँ, एक पिक्चर जो है चित्र इसका देख लीजिएगा आप लोग। उसमें आप देखेंगे पैकेट में तो जिंक, कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, मतलब सारे तत्व तो उसमें मौजूद होते हैं। पूरा हरा हरा कलर का होता है। जब आप उसको यूरिया में डालेंगे तो पूरा यूरिया ही आपका कलर चेंज कर देगा, साथ ही हाथों में भी लग जाता है। तो उस चीज का प्रयोग करके भी आप अपने खेतों की खरपतवार को रोक सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग ज्यादातर नहीं करना है। खरपतवार बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, उनका प्रयोग जरा सा भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज से लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ कटाई के दिन में आप देखेंगे तो हम जो है प्रति एकड़ से मान लीजिए कि 2 मन यानी 80 केजी प्रति बिस्सा से हम गेहूं की जो है पैदावार की उपज की क्षमता रखते हैं। हालांकि कभी कभी 60 केजी तक ही मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ आपको ये चीज हम बता दें कि गेहूं के साथ आप इन मेड़ों पे साथियों सरसों या फिर तीसी या मसूर, इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, क्यों कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए तीसी या मसूर या सरसों, इन चीजों को जुताई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है कि उनको खेत में जो है जुताई करिए, ऐसे करिए। उनको केवल आप बीज ऐसे मेड़ पे डाल देंगे और वो उग जाएंगी दोस्तों। अभी मैं आगे चल रहा हूँ उधर, थोड़ा सा हम कहेंगे कि आइए हमारे कैमरामैन से, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यही चीज कि देखिए किसान है जिन्होंने केवल बीज डाल दिया था दोस्तों, और वह ऊपर आके जो है अब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो हमने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। और हालांकि देखिए थोड़ा सा दवा ववा का प्रयोग हुआ है घास की, तो ये जो है थोड़ी सी रुक जाती है। अगर घास की दवा एक भी बूंद पड़ जाएगी तो ये रुक जाएगी। लेकिन ठीक है, आइए हम देखते हैं इधर जो है अभी नहीं घास की दवा का प्रयोग किसान किए हैं। तो देखिए देखिए कि आप अपने खेत में जो है कि आप अपने खेत में गेहूं तो बुआई कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ क्या बो सकते हैं। तो देखिए, अच्छा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल इसके दाने लीजिए। छोटे छोटे तीसी के आप दाने देखेंगे तो आएगा, तो इसके छोटे छोटे दाने आते हैं, बस उसको लीजिए और इस तरह से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ करके ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए, और कुछ नहीं करना है। या उग जाती है साथियों, आसानी से उग जाती है और फलने लगती है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताऊं साथियों, यदि मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूं कि यह गेहूं की खेत है जो यह ज्यादा उपजाऊ है कि यह मेड़ उपजाऊ है ज्यादा, आप लोग क्या उत्तर देंगे इसका? तो देखिए मैं बता दूं आप लोगों की कि यह मेड़ जो है ज्यादा उपजाऊ होते हैं। क्यों उपजाऊ होते हैं? हम इन्हीं खेतों की मिट्टी इस मेड़ पे रखते हैं, तो यह मेड़ क्यों उपजाऊ है? देखिए, मेड़ों से हम कभी भी उपज नहीं लेते हैं दोस्तों, इसलिए इसमें जो भी तत्व रहते हैं वो प्रॉपरली बने हुए होते हैं, और इनसे हम बराबर उपज लेते रहते हैं, इसलिए इसमें खाद डालते रहते हैं। तो इनसे जब हम उपज लेंगे तो मिट्टी की शक्ति भी तो कम होगी, तो इस वजह से जो है यह मेड़ ज्यादातर उपजाऊ होते हैं दोस्तों। यही कारण है कि इस पे यदि आप लगा देते हैं तीसी, सरसों, मसूर या कुछ भी लगा देते हैं साथियों, तो यह ज्यादा अच्छा फल देंगे आप लोगों को उपेक्षाकृत खेतों में यदि आप कुछ भी लगाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि आम के बगीचे हैं, यदि आम का बगीचा काट दिया जाता है, खत्म हो जाते हैं पुराने पेड़, तो उस मिट्टी को जिन भी खेतों में डाला जाता है वो अगले 10 साल तक उसमें खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हर साल आम के जड़ों से जो है उपजाऊ तत्व निकलते हैं, वो चीजें मिट्टी को और भी उर्वरक बनाती हैं, और वही चीज जब हम खेतों में डालते हैं तो वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खेतों में आ जाते हैं, तो वही उपजाऊपन बनाते हैं, और इसमें कुछ विशेष चीज नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से मैंने कहा है हमेशा कि मेड़ों का उपयोग आप लोग विशेषतः विशेष प्रकार की फसलों के लिए किया करें। इससे होगा क्या कि जैसे मेड़ आपके भी प्रयोग में आ जाएंगे दोस्तों, और छोड़े ही जाते हैं। और हर बरसात में जो है जब धान की बुआई होती है हम लोगों क्या, तो एक एक फरसा 2-2 फरसा मिट्टी निकाल के इन मेड़ों पे रखी जाती है, इसलिए ताकि ये थोड़े से ऊंचे हो जाए
और जो है हमारे खेतों की सिंचाई यदि हम करें तो पानी रुक सके, क्योंकि पानी के बाद खाद भी डालना होता है, वो भी रुक सके, किसी और की खेतों में न जा सके। साथ ही साथ ये हमारे खेतों की निशानदेही है, पैमाना है कि हमारे खेत यहाँ तक है, इस पार किसी और का है, इस पार किसी और का खेत है। तो यह चीज होता है, तो मेड़ों का यही महत्व होता है।